हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस फरवरी महीने की हिंदी में। तो पूरे महीने की बैंकिंग अवेयरनेस इस एक वीडियो में पढ़ेंगे, हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। इनमें आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए सबसे सुप्रीम क्वालिटी जो है वो मिलती है। तो आइए इसी बात पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी अभी अभी, और मॉनेटरी पॉलिसी ये आखिरी थी इस साल की, राइट, क्योंकि फरवरी और मार्च के लिए है और हर 2 महीने के लिए आती है। तो ये वाला जो वित्तीय वर्ष है 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, 31 मार्च 2023 को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2023 को। तो इनमें से एक ना एक रेट तो एग्ज़ाम में आ सकता है। रेपो रेट को बढ़ा दिया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, 6.25 से बढ़ा के कर दिया है 6.5। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो है 6.25। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.75। बैंक रेट है 6.75। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशो जो है वो है 4.5 और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो 18% है। इज़ दैट क्लियर? ये सारे आपने रेट कई बार पढ़ लिए होंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वो रेट होता है जिसपे आरबीआई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स अनकोलेट्रलाइज्ड, मतलब कोलेट्रल इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है ऑन अ ओवरनाइट बेसिस। ये हमेशा 25 बेसिस पॉइंट कम होता है, जितना भी रेपो रेट होता है उसके हमेशा 25 बेसिस पॉइंट कम होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है ये हमेशा रेपो रेट के 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होता है, तो ये 6.75 है। इज़ दैट क्लियर? तो अगर आपके थोड़े कंसेप्ट वगैरह क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारा अपना जो लोड है उसको कम कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट डिटेल में स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो मेरा कोर्स है उसमें मैंने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वीडियो में पढ़ाए हैं। इन्फ्लेशन की बात करें तो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2023, इसके जो सीपीआई इन्फ्लेशन है इसमें वो आरबीआई के हिसाब से 6.5% प्रोजेक्टेड है, जो कि हमारे ऑप्टिमम से ज़्यादा है। 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 6% की रेंज होती है, एवरेज 4% होता है। और अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2024, उसके लिए जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है आरबीआई का वो है 5.3%। इसके अलावा ये जो अभी साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 23, इसमें हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ प्रोजेक्शन है आरबीआई की तरफ से वो 7% है, और अगले फाइनेंशियल ईयर में 6.4% है। एक घोषणा जो है वो भी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करी है। तो ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो विदेशी लोग हैं जो भारत आ रहे हैं तो उनको ये परमिशन दी है, यानी जो बैंक हैं और जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं उन दोनों को ये परमिशन दी है कि जो लोग भारत में आ रहे हैं, या तो वो फ़ॉरन लोग हैं या वो एनआरआई वगैरह हैं जो इंडिया में आ रहे हैं, राइट, किसी भी कारण से आ रहे हैं, टूरिज़्म वगैरह के लिए आ रहे हैं, तो भारत के कुछ ऐसे सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे वो पीपीआईज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वॉलेट वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये स्टार्ट किया है सिर्फ G20 कंट्रीज़ के लिए। अगर G20 कंट्रीज़ से कोई आ रहा है, क्योंकि वैसे भी G20 समिट इंडिया में हो रहा है इस साल, तो G20 कंट्रीज़ से कोई अगर व्यक्ति है वो इंडिया में आ रहा है तो वो वॉलेट्स का इस्तेमाल इंडिया में कर सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या अनाउंसमेंट की है। इन बाउंड ट्रैवलर, यानी वो ट्रैवलर, वो यात्री जो भारत में आ रहे हैं, वो लोकल पेमेंट कर सकते हैं भारत में यूपीआई की मदद से। इज दैट क्लियर? लोकल पेमेंट वो यूपीआई से कर सकते हैं, यानी यूपीआई को इन बाउंड ट्रैवलर्स के लिए खोल दिया गया है। तो कोई भी वॉलेट हो, आजकल सारे वॉलेट में यूपीआई होता है, तो इससे फ़ायदा होगा क्योंकि वो यहाँ आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो 5 करोड़ मर्चेंट आउटलेट्स हैं उनमें यूपीआई कर पेमेंट उन्हें एनेबल कर दिए गए हैं, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये क्यूआर कोड की मदद से ये यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ G20 कंट्रीज़ के लिए अलाउ करा है, यानी भारत में वो यात्री जो G20 कंट्रीज से आ रहे हैं, और कुछ ही एयरपोर्ट्स पे अलाउ किया है, हर जगह अलाउ नहीं किया है। जैसे बेंगलोर एयरपोर्ट यानी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट यानी छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी ये किस किस को अलाउ किया है? तो इसमें 2 तो बैंक हैं जिन्हें अलाउ करा है, एक तो है आईसीआईसीआई बैंक और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और 2 नॉन बैंक पीपीआई इशूअर हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर, एक है पाइन लैब्स और एक है ट्रांसकोर इंटरनेशनल लिमिटेड।
ये यूपीआई लिंक्ड वॉलेट इशू कर सकते हैं फॉरेन नेशनल्स को जो भारत में आ रहे हैं, यानी इनबाउंड ट्रैवलर्स को ये 4 कंपनियों को सिर्फ अलाउ कराए। 2 बैंक हैं और 2 नॉन बैंक हैं। 2 बैंक हैं आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और 2 नॉन बैंक कौन से हैं? पाइन लैब्स और ट्रांसकॉर्प। ये यूपीआई लिंक्ड वॉलेट इशू कर सकते हैं जो G20 कंट्रीज से ट्रैवलर भारत में आ रहे हैं, और ये सारे हैं G20 कंट्रीज़। तो G20 कंट्री में 19 कंट्री आते हैं, प्लस यूरोपियन जो यूनियन है वो भी आता है। तो काफ़ी सारे कंट्री हैं इसमें। G20 में 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन। तो और क्या क्या गाइडलाइंस हैं? गाइडलाइन ये हैं कि ये जो पीपीआई हैं, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं या जो वॉलेट हैं, इनमें अगर वो यूपीआई कर रहे हैं तो वो सिर्फ मर्चेंट पेमेंट के लिए कर सकते हैं। मान लो एक विदेशी आता है, उसका नाम है मार्टिन, और अपने दोस्त के साथ घूमने आता है। इसके दोस्त का नाम है मैरी, इसकी फ्रेंड का नाम है मैरी। तो क्या ये आपस में एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं भारत में यूपीआई से? नहीं, सिर्फ ये मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, दुकानदारों को पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर कोड से। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। इज़ दैट क्लियर? और ये कितना अमाउंट इनके पीपीआई में ये लोड कर सकते हैं? तो अगर इनका फुल केवाईसी किया हुआ है और केवाईसी इनका पासपोर्ट वगैरह इन सब से हो जाएगा, तो वही लिमिट रहेगी जो इंडियंस के लिए है। जैसे इंडियंस के लिए अभी 2 लाख रुपए की लिमिट है, 2 लाख रुपए की जो लिमिट है इंडियंस के लिए वो है। बाकी कुछ वॉलेट हैं जो 1 लाख अलाउ करते हैं, तो इंडिविजुअल लिमिट्स भी उन्होंने रखी हुई हैं। बाकी आरबीआई की तरफ से 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप अपने वॉलेट में नहीं रख सकते, वो भी फुल्ली केवाईसी हो तब। तो ये जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं इनका भी फुल केवाईसी किया जाएगा, या जो एनआरआईज आ रहे हैं भारत में इनका भी फुल केवाईसी किया जाएगा। तो इन पे वही सब चीज़ें अप्लाई होंगी, और जो कन्वर्जन होगा इंडियन रुपी में वो उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से होगा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर है। यानी मान लो कोई विदेश से, कोई अमेरिका से आ रहा है, तो वो जो बैंक मैंने आपको बताए 2 बैंक या 2 नॉन जो बैंक हैं उनको वो पैसे दे सकता है अपने देश की करेंसी में, और एक्सचेंज रेट पे फिर वो उन्हें रुपीज़ उनके वॉलेट में लोड कर सकते हैं। तो इससे टूरिज़्म जो है उसमें आसानी हो जाएगी उन्हें भी, क्योंकि विदेश से जो लोग आ रहे हैं G20 कंट्रीज से, वो भी आसानी से यूपीआई से भारत में कहीं पे भी पेमेंट कर पाएंगे। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आरबीआई की तरफ से आई है, और वो क्या कि जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो अब TREDS में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, डिटेल में समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा TREDS क्या होता है। देखो, मान लो अगर कोई MSME है, उसने 2 लाख रुपए का सामान बेचा किसी पर्सन को, ठीक है, तो उन्होंने अपना बिल बना दिया MSME ने। अब ये जो पर्सन है इसने कहा ठीक है मैं आपको जो पेमेंट है वो 3 महीने के बाद कर दूंगा। लेकिन MSME जो होते हैं उनके पास उतना धन नहीं होता जितना कि बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के पास होता है। तो ये अगर कोई, मान लो इन्होंने, इनकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, जो इन्होंने 2 लाख का सामान बेचा है, इस 2 लाख के सामान को बनाने में इनका खर्चा आया 1.5 लाख, यानी 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं ना ये। अगर आप इस MSME से पूछो कि भाई आप 3 महीने के बाद 2 लाख लोगे, या अगर आपको मान लो इसी समय 1.9 लाख मिल जाए, यानी कि आज ही मिल जाए मान लो, तो क्या ये आप प्रेफर करोगे? तो वो ये कहेंगे चलो 10,000 कम कमा लेंगे लेकिन आज मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, राइट? तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। यानी ये MSME क्या कर सकते हैं, अपने बिल को एक डिस्काउंट पे बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्हें तुरंत पेमेंट मिल जाए। और ये बेचेंगे कहाँ उसे? उसके लिए होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, जिसे बोलते हैं TREDS प्लेटफॉर्म। तो ये जो बिल है, जो इन्हें 2 लाख रुपए लेने हैं, क्योंकि 2 लाख का सामान तो ऑलरेडी ये दे चुके हैं किसी ग्राहक को, अब ये जो 2 लाख हैं ये क्या है इनको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ये पैसा इन्हें रिसीव करना है व्यापार में, इसलिए इसे ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। तो 2 लाख रुपए को जो है ट्रेड रिसीवेबल है ये, इसको डिस्काउंट करके ये 1.9 लाख लेने को तैयार है। तो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो होता है वो काम कैसे करता है, उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है ये। अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। इसमें 3 पार्टी होती थी अब तक, पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, और जो तीसरी पार्टी होती है वो होता है फाइनेंसियर, जो कि या तो बैंक होता है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, जिनको हमने ये परमिशन दी होती है कि वो फैक्टरिंग बिजनेस कर सकती हैं। इसको फैक्टरिंग बिजनेस भी कहा जाता है। ये जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग का बिजनेस जो होता है, इसे फैक्टरिंग बिजनेस बोलते हैं। तो इन NBFCs को बोलते हैं NBFC फैक्टर। सारी NBFCs नहीं होती,
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे NBFC फैक्टर जो होती हैं वो होती हैं। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ ये काम कैसे करता है। मान लीजिए मेरी अपनी कंपनी है कोई, मेरी कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड, और मेरे पास जो हैं ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 2 लाख रुपए के, ठीक है, यानी 2 लाख रुपए मेरे को कहीं से लेने हैं, तो उसकी रिसिप्ट मेरे पास है, ट्रेड रिसीवेबल है मेरे वो 2 लाख के। तो मैं यहाँ पे ऑक्शन करूँगा, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो ऑक्शन कर दिया मैंने। अब ऑक्शन में जो है कंपनी बोली लगाएंगी अलग अलग। तो कोई कंपनी है मान लो जिसका नाम है XYZ, उसने कहा ठीक है मैं आपसे ये खरीदूंगी 2 लाख के रिसीवेबल 1.95 लाख में। मान लो किसी ने बिडिंग करी होगी 1.91, किसी ने 1.92, जो ज़्यादा बिडिंग कर रहा है, और आप देख भी सकते हो कि तो 1.95 जो है आपने ये वाली एक्सेप्ट कर ली। अब ये जो XYZ जो कंपनी है ये क्या करेगी, ये XYZ कंपनी जो है फाइनेंसियर के पास जाएगी, क्लियर, और फाइनेंसियर से 1.95 लाख रुपीस ले लेगी ब्याज पे, 1.95 लाख ले लेगी। फिर ये 1.95 लाख MSME को चला जाएगा तुरंत, और ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे XYZ के। यहीं पे MSME का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये वाली जो कंपनी है, इसे जिस कंपनी को ओरिजिनली सामान बेचा था उससे रिसीव करने हैं 2 लाख रुपए। तो जब वो उससे 2 लाख रुपए ले लेंगे तो 1.95 लाख वो फाइनेंसियर को ब्याज के साथ चुका देंगे। मान लो ब्याज है 2,000 रुपये का, तो 1.97 वो फाइनेंसियर को चुका देंगे, और जो 3,000 रुपये का उन्हें एक तरह से फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? इस पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत ही हाईली रेटेड MSME होते हैं, बहुत अच्छे जो रेटिंग जिनको मिली होती है MSME, उन्हीं के लिए खरीदार अवेलेबल होते हैं। ये जो XYZ कंपनियां होती हैं ना, ये कम होती हैं, ये उतनी ज़्यादा नहीं होती, खरीदने वाली कंपनियां कम होती हैं। इसलिए भारत सरकार ने कुछ सरकारी कंपनियों को तो कंपलसरी करा हुआ है कि आप जो है ट्रेड रिसीवेबल प्लेटफॉर्म पे आपको जो है आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि खरीदने वाली कंपनियां कम है, और दूसरा क्या होता है, कंपनियां ट्रस्ट नहीं करती। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा MSME का होता है, MSME को पैसा मिल गया बस इसका काम खत्म, ठीक है। लेकिन ये जो XYZ है इसकी जान अटकी रहती है कि भाई जिससे वसूली करनी है मान लो वो वसूली दे ना दे। इसीलिए सिर्फ जो हाईली रेटेड MSME होते हैं उन्हीं के बिल डिस्काउंट होते हैं। जो नॉर्मल कोई MSME वगैरह हैं उनके बिल आसानी से डिस्काउंट होकर बिकते नहीं हैं, क्योंकि ये रिस्क रहता है कि उनके जो ग्राहक हैं वो पेमेंट नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो आसानी से जो है ना तो खरीदार मिलते, और अगर खरीदार मिल भी जाते हैं तो जो बैंक होता है वो भी आसानी से लोन रिलीज नहीं करता, ठीक है। तो अब क्या आ गया, ये 3 पार्टी हैं, अब एक चौथी पार्टी भी आ गई, और चौथी पार्टी है जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या है? अब अगर मान लो ये जो पैसा मिलना है इस कंपनी ने इसका इंश्योरेंस करवा लिया, तो फिर बैंक भी आसानी से पैसा रिलीज कर देगा क्योंकि इसका इंश्योरेंस हो चुका है, राइट। तो इससे सबको फायदा होगा। फायदा क्या होगा? अब सिर्फ हाईली रेटेड MSME जो हैं, ऐसा नहीं है कि उनका बिल डिस्काउंट होगा, किसी का भी हो जाएगा, क्योंकि खरीदार भी कहेंगे चलो हम ये कर लेते हैं काम, क्योंकि हमें फाइनेंशियल आसानी से मिल रहा है, क्योंकि बैंक आसानी से रिलीज कर देगा, बैंक को भी पैसा डूबने का डर नहीं रहेगा। और ये वाली जो कंपनी है इसको भी जो है ये भी इंश्योरेंस करवा लेगी, राइट। तो इसमें सबका फ़ायदा है। अगर ये पेमेंट इंश्योरेंस इसका करवा ले ये XYZ, तो फाइनेंसियर जो है आसानी से पैसा रिलीज कर देंगे। तो बैंक और जो NBFC फैक्टर कंपनियां हैं वो आसानी से इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी, उनको पैसा डूबने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये करा है। तो ये है पूरा कि इंश्योरेंस कंपनी अब एक चौथा पार्टिसिपेंट हो जाएंगी पूरे ट्रेड सिस्टम में, ये RBI ने कहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, पहली बात तो अब इसमें कुछ 1-2 टेक्निकल चीज़ें आप कर लो। जैसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? ट्रेड्स लॉन्च हुआ था दिसंबर 2014 में, ठीक है। और ट्रेड्स जो प्लेटफॉर्म है ये कौन शुरू कर सकता है? ये परमिशन RBI ने सिर्फ 3 कंपनियों को दी है भारत में कि वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म चला सकते हैं। तो इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है ट्रेड्स पे स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे जो फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ पेबल हैं बायर के, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रेडिट रेटिंग, ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी 4th पार्टिसिपेंट की तरह काम करेंगी। और बाकी 3 पार्टिसिपेंट कौन है? एक MSME सेलर है, एक बायर है और एक फाइनेंसियर हैं। तो 3 कंपनियां कौन सी हैं ये बताइए? 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्हें 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्हें
लाइसेंस मिला हुआ है कि वो ट्रेड्स को लॉन्च कर सकती हैं। तो एक है RXIL, एक है इनवॉइस स्मार्ट और एक है M1 एक्सचेंज। बस ये तीन ही कंपनियां हैं जिन्हें आरबीआई की तरफ से लाइसेंस है कि ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी आरबीआई ने अभी पिछले साल 2 कंपनियों को लाइसेंस दिया है कि वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक किया नहीं है। एक तो है BSE टेक्नोलॉजीज़ जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी कंपनी है, और एक है C2FO फैक्टरिंग सॉल्यूशंस। इसे भी आरबीआई ने ट्रेड्स भारत में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस दिया है। तो आज जो हमारे MSME हैं उनके पास 3 प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। RXIL का ट्रेड्स है, इनवॉइस स्मार्ट का ट्रेड्स है या M1 एक्सचेंज का ट्रेड्स है। 3 जगह पे वो अपना बिल डिस्काउंटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। अगर आप देखें कि जो नंबर ऑफ इन्वॉइसेस हैं जो अपलोड होते हैं और फाइनेंस होते हैं वो डबल हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में, राइट। और अभी लगातार जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी वर्क कर रहा है। और मैंने आपको बताया खरीदने वाली कंपनियों की कमी होती है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था XYZ कंपनी, उनकी कमी होती है। तो 2018 में भारत सरकार ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन डाल दिया कि वो सारी सरकारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा उनको। तो ये कंपनियां ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो इसका क्या फ़ायदा होगा। अब मान लो ONGC आ गई, तो ONGC को अगर सामान खरीदना है तो वो MSME से खरीद सकती है, मतलब उनके रिसीवेबल जो है उसको वो कर सकती है। ठीक है, सामान तो गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस पे खरीदेगी, लेकिन MSMEs के अगर कोई रिसीवेबल है तो वो ONGC डिस्काउंट कर सकती हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको कंपलसरी बना दिया था। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म ये होता है कि आप कंपनियों को ला तो सकते हो पॉलिसी बना के, लेकिन कंपनियों को खरीदने पे मजबूर नहीं कर सकते, राइट। तो अब देखना होगा कि ये कंपनियां कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेड्स ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये था आरबीआई का गाइडलाइन। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल हैकेथॉन करवाया जिसका नाम है हार्बिंगर 2023। ये बहुत अच्छा सवाल है। हार्बिंगर 2023 इसको करवाया भारतीय रिजर्व बैंक ने। ये हार्बिंगर इनका हैकेथॉन होता है, इसमें ये कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं और प्रॉब्लम्स का फिर जो सोल्यूशन है वो बताना होता है। इज़ दैट क्लियर। प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो बताना होता है। तो इस बार इसका थीम क्या था हार्बिंगर का, इसका थीम था इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इसका थीम था इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स दी गई थी इस बार, ये थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सारे। तो इनमें डिटेल में मत जाइए। जैसे इस बार ये बात की कि दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट को हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं, इस पर बात हुई। फिनटेक कंपनीज़ को इनवाइट किया गया। CBDC को हम और पॉपुलर कैसे बना सकते हैं, इस पर आप कुछ आइडियाज़ दीजिए, वो सब दीजिए। तो जिन्होंने आइडियाज़ वगैरह दिए उनको फिर पैसे मिले। जो विनर था उसको मिले 40 लाख रुपए और जो सेकंड आया उसको मिले 20 लाख रुपए। जो पहली हैकेथॉन करवाई थी आरबीआई ने वो नवंबर 2021 में करवाई थी और इसके रिजल्ट पब्लिश हुए थे जून 2022 में। तो ये दूसरी बार है कि हार्बिंगर हैकेथॉन आरबीआई ने करवाई है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2 नए जो ITR फॉर्म है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फॉर्म, वो इशू करे हैं। तो ITR1 सहज और ITR4 जिसको नाम दिया गया है सुगम। तो ITR1 जो है सहज, ये उनके लिए है जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है और जिनकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज से आती है। और ITR4 क्या है, ITR4 भी उनके लिए है जो या तो रेजिडेंट हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं और ये वो इंडिविजुअल हैं, इनकी भी इनकम 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, राइट। ITR1 उनके लिए भी है जिनकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपये से कम है, वो भी ITR1 फॉर्म भरते हैं। तो अलग अलग तरह के फॉर्म आते हैं, राइट। तो ITR1, 2, 3, 4, 5, 6 और ITRV ये फॉर्म आते हैं और मेनली 6 तरह के फॉर्म होते हैं ITR1 से लेके ITR6 के लिए। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है CBDT, हमारा इनकम टैक्स विभाग। हमारा इनकम टैक्स विभाग वो इंडिविजुअल जिनकी एज 59 ईयर्स तक है और जिनकी कंपनी रजिस्टर हो रखी है कंपनीज एक्ट 2013, या कोई फॉरेन कंपनी है, या अगर NRI हैं जो इंडिया में 2.5 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा कमा रहे हैं, उन सबको ITR फाइल करना पड़ता है। और कौन कौन से ITR होते हैं, 1 और 4 तो मैंने आपको बता दिए। 1 कौन सा है, रिपीट कर देता हूँ, सहज बोलते हैं 1 को। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख से कम है,
जिनकी इनकम मेनली हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी या अदर सोर्सेज से आती है, या जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से कम है। एक ITR2 होता है। ITR2 उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिनके प्रॉफिट बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं आते। ठीक है। ITR3 क्या होता है? ITR3 उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिनके प्रॉफिट बिजनेस या प्रोफेशन से आते हैं। ITR4 मैंने आपको बता दिया, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो रेजिडेंट या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं और जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, इसको सुगम बोलते हैं। ITR5 होता है पर्सन्स अदर देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अलावा जो पर्सन्स हैं उनके लिए जो है ITR5 होता है। और ITR6 उन कंपनीज के लिए होता है जो कंपनी एग्जेम्पशन क्लेम करती हैं। खैर ये टैक्स की बातें हैं तो इतने डिटेल में मत जाइए, राइट। बस ITR1 और इसका नाम है सहज, और ITR4 सुगम, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक पहल शुरू करी है जिसका नाम है निर्माण से शक्ति? निर्माण से शक्ति जो स्टार्ट किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए किया है। तो ये करा है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। तो आंसर है ESIC, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है निर्माण से शक्ति, और ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए करा है। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर? हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सबको अपग्रेड करेंगे, या 100, 200 या 500 बेड के जो अस्पताल हैं उन्हें ही अपग्रेड करेंगे। ये सब चीज़ें ये करेंगे, राइट। और आप जानते हैं ESIC क्या होता है? क्या होता है ESIC? तो ये भी एक बड़ा अच्छा अपने आप में क्वेश्चन है कि जो ESIC होता है वो क्या होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ ESIC क्या होता है। ये एक भारत सरकार की बीमा योजना है ESIC, जिसे बोलते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट चलाता है। ये बेसिकली क्या होता है कि हर वो कंपनी, जैसे ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मतलब अगर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपको ESIC बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को देने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रीब्यूशन जाता है। जैसे आप प्रीमियम भरते हो ना किसी हेल्थ स्कीम में, इसमें भी आप प्रीमियम भरते हो। तो कितना प्रीमियम होता है? जो आपकी सैलरी है उसका 4% देना होता है आपको। 4% में से जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 3.25%, और जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 0.75%। ये क्लियर है? और ये उन्हीं के लिए है जिनकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये है। तो 10,000 रुपये अगर है तो इसका 4% यानी 400 रुपये सरकार आपसे ले लेगी। ये आपका ESI में चला जाएगा, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसके तहत ये चला जाएगा। तो 400 में से जो है आपको कितना देना है? आपको देने हैं 75 रुपये। तो आपको जो सैलरी मिलेगी 10,000 नहीं मिलेगी, आपको 10,000 रुपये में से 75 रुपीज़ माइनस कर लो, उतनी सैलरी आपको मिलेगी। और 325 रुपये आपका एम्प्लॉय भरेगा जो भी होगा। तो एक तरह से एम्प्लॉय कॉस्ट टू कंपनी आपको क्या पड़ रही है? 10,325 रुपये एक तरह से आपकी सैलरी हो गई, क्योंकि 325 रुपये जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो 3.25% है, वो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। तो ये प्रीमियम आप भर रहे हो। और अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो बहुत तरह के बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अगर आप बीमार हो गए तो आपको जो है सिकनेस बेनिफिट मिलता है, इसमें आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, इसमें आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, डिपेंडेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, बहुत तरह के बेनिफिट मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं ESIC स्कीम। तो निर्माण से शक्ति जो है ये ESIC ने लॉन्च करा है, क्योंकि इनके अपने हॉस्पिटल होते हैं, तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करा है। और ये कई जगह पे नए हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं, जैसे श्यामली बाजार अगरतला और इद्दूकी वगैरह में ये हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। इनमें से कौन से कंट्री ने डीमोनेटाइज कर दिए हैं 1,000, 500 और 200 रुपये के जो नायरा बैंक नोट हैं? तो नायरा जो है ये नाइजीरिया की करेंसी है, तो इन्होंने डीमोनेटाइज करे हैं 1,000, 500 और 200 रुपये के नोट, करप्शन को कम करने के लिए। और इन्होंने नायरा, अफ्रीका का पहला कंट्री है जिन्होंने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था। जैसे भारत में CBDC है, वैसे ही नायरा इन्होंने लॉन्च किया था। और नाइजीरिया ने एफ्रीगो नाम का एक कार्ड भी लॉन्च कराया अभी। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? टर्की में भूकंप आया था, इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त भी चलाया था इनकी हेल्प करने के लिए। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अनाउंस करा है कि $1.78 बिलियन का जो असिस्टेंस है वो ये टर्की को प्रोवाइड करेंगे? तो ये अनाउंस करा है वर्ल्ड बैंक ने। तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। ये भूकंप जो है टर्की और सीरिया में अभी अभी आया था।
इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक स्पेशल G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है अभी अभी? तो ये करा है 197 कम्युनिकेशन ने, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। तो आंसर है इसका पेटीएम। ये QR कोड अश्वनी वैष्णव, जो हमारे मिनिस्टर हैं मीटी के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया। रेलवे मिनिस्टर भी यही हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अभी अभी जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, आपको बता देता हूँ कि उन्हें एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है श्रेष्ठ अवार्ड। श्रेष्ठ अवार्ड भी उन्हें मिला है। श्रेष्ठ अवार्ड क्यों मिला इन्हें? क्योंकि इनका भीम यूपीआई अगर आप करते हैं ना पेटीएम से, तो उसमें डिक्लाइन बहुत कम आता है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है। अगर आप गूगल पे से करेंगे मान लीजिए, तो यूपीआई तो कई बार फेल हो जाता है, लेकिन पेटीएम से कभी फेल नहीं होता। आप भी नोट करना कभी ये। तो इनका जो लोवेस्ट एवरेज टेक्निकल डिक्लाइन है भीम यूपीआई में, और इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अभी अभी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक यानी कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। आपको बताना है तो इसका थीम क्या था। इसका जो थीम था वो क्या था? तो इसका थीम था गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनाता है। 2016 में पहली बार इन्होंने मनाया था। इसमें एक मास मीडिया कैंपेन होता है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के काम आता है। ये ध्यान रखिए। भारत में आरबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं। सिर्फ 27% लोगों को ही फाइनेंशियल लिटरेसी है, वित्तीय साक्षर हैं। तो ये था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। यहाँ पे बच्चों के लिए क्विज वगैरह भी हुआ, वेबिनार वगैरह भी करवाए गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $130 मिलियन का लोन दिया है अभी अभी भारत के किस राज्य को? वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो दिया गया है वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। तो आंसर है हिमाचल। और आपको बता दूं, हिमाचल जो है, इन्होंने लिकोराइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुलेठी, मुलेठी की खेती पहली बार स्टार्ट हुई है भारत में, और वो हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। इनमें से कौन सी कंपनी है जो पहली सरकारी तेल और गैस की कंपनी बनी है जिसने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन करा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ? तो ये जो करा है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने करा है। GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है, इसने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किया है। अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है उस पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जो IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक कंपनी है जो IT सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है। मान लेते हैं ये कंपनी है HCL। आप जानते हैं नोएडा में हेडक्वार्टर है इस कंपनी का, और ये IT कंपनी है भारत की बहुत बड़ी। रोशनी नदार इसकी चेयरमैन है। HCL ये IT सर्विसेज देती है। अब HCL कंपनी ने क्या किया? अपना एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर खोला। रिटेल स्टोर खोला, ठीक है। तो ये जो रिटेल स्टोर इन्होंने खोला, इसमें भी IT सर्विसेज चाहिए, क्योंकि हर रोज़ इतने ट्रांजैक्शन होते हैं। आप सोचिए एक रिटेल स्टोर, बिग बाज़ार वगैरह इमेजिन करिए, कितने लाखों लोग रोज़ शॉपिंग करते हैं वहाँ पे। तो वो सारा कंप्यूटर वगैरह चलाना, तो IT सेवाएं चाहिए। तो ये दो अलग अलग कंपनियां हैं, एक HCL है IT और एक HCL रिटेल। अब एक बात बताइए, लेट सपोज ये IT सर्विसेज HCL जो IT कंपनी है इससे लेती है कि भाई ठीक है हमारी ही ये दूसरी कंपनी है उससे लेती है। तो मान लेते हैं कि इन्होंने 10 लाख रुपए में इनकी IT सर्विसेज ले ली। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इनकम टैक्स कलेक्शन में नुकसान होगा। वो नुकसान क्यों होगा? देखो, ये जो मान लो HCL है, अगर ये किसी दूसरी कंपनी से लेती तो मान लेते हैं कि 30 लाख रुपए लेती, लेकिन क्योंकि ये दोनों का ओनर तो सेम ही होगा ना, HCL IT और HCL रिटेल का, लेकिन है तो दो अलग अलग कंपनियां, तो 30 लाख रुपए किसी और से लेती। मान लो अगर टाटा जो ग्रुप है, टाटा रिटेल, उसे चाहिए होती IT सर्विसेज, वैसे तो इनकी खुद की है TCS, बट चलो मान लेते हैं, तो हो सकता है इनसे 30 लाख लेती, लेकिन अब ये सिर्फ 10 लाख ले रही है क्योंकि इन्हीं की कंपनी है। तो इनकम टैक्स का तो नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनकी कमाई कितनी होती? 30 लाख। तो 30 लाख पे अगर 30% इनकम टैक्स भी है तो 9 लाख रुपये होता। यहाँ सिर्फ 10 लाख, तो 10 लाख पे कितना टैक्स बनेगा? 3 लाख, मतलब 6 लाख रुपये का नुकसान हो गया ना इनकम टैक्स वालों को। तो इसको ये नुकसान ना हो, इसीलिए पहले से एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट किया जाता है। तो एडवांस जो प्राइसिंग जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग को लेकर होता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होती है? जब एक ही पेरेंट कंपनी है, उसकी दो सब्सिडरी कंपनी होती हैं, जैसे मैंने आपको HCL का एग्जांपल दिया, तो जब वो एक प्रोडक्ट या सर्विस एक दूसरे को देती हैं तो उस जिस प्राइस पे देती हैं उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग।
और ट्रांसफ़र प्राइसिंग की वजह से कोई नुकसान ना हो इनकम टैक्स का भारत सरकार का, इसीलिए वो पहले से टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ उनको इन्फॉर्म करके पहले से एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जिसको बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इज़ दैट अंडरस्टूड? तो जनरली ये क्रॉस बॉर्डर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बीच में होता है। क्रॉस बॉर्डर, जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉस बॉर्डर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है अगर सब्सिडरी कंपनीज़ का, तो जनरली उनके बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है भारत की जिसने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पे सपोर्ट करना स्टार्ट किया है? तो ये है मोबीक्विक। अब आप मान लो यूपीआई से पेमेंट पहले करते थे तो आपके बैंक अकाउंट से कट जाता था, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट में ज़ीरो है तो क्या करोगे? क्या यूपीआई कर सकते हो? हाँ, तो क्रेडिट कार्ड से कर लो। तो आपका जो यूपीआई जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो बिल आपका क्रेडिट कार्ड में चढ़ जाएगा, यानी अब क्रेडिट कार्ड से भी आप यूपीआई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनेबल करने वाली पहली जो भारत की फिनटेक कंपनी है वो है मोबीक्विक। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इंडिया हाइड्रोजन अलायंस को ज्वाइन करा है और ये प्रपोज करा है कि वो भारत को हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए 1 बिलियन यूरोज़ की फंडिंग देगा? तो ये है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। लग्जमबर्ग में हेडक्वार्टर है। इंडिया हाइड्रोजन अलायंस क्या है? इसमें भारत की बहुत सारी हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनियां हैं जिनका ये कोलिशन है, इंडस्ट्री कोलिशन है। ये आपस में नॉलेज शेयर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिया हाइड्रोजन अलायंस। और भारत की सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी स्टार्ट किया है जिसमें वो खर्चा करेंगे 19,744 करोड़ रुपए, और उसको लागू करने के लिए साइट नाम का एक इंटरवेंशन भी स्टार्ट किया, यानी सब स्कीम होगी साइट। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए साइट मतलब स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, यानी साइट। और हमें कितना ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है? हमें 2030 तक हर साल 5 MMT यानी 50 लाख मेट्रिक टन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हमें बनाना है। हमारा जो कॉरपोरेट अफेयर का मंत्रालय है जिसकी मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने एक कमेटी बनाई है डिजिटल कंपटीशन लॉ को लेकर। तो इसका चेयरमैन कौन है? डिजिटल कंपटीशन लॉ को लेकर जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं अभी अभी मिस्टर मनोज गोविल। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर में सेक्रेटरी हैं, मनोज गोविल। तो बेसिकली ये चेक करेंगे कि अभी डिजिटल इकोनॉमी है जो, उसमें एंटी ट्रस्ट लॉज वगैरह कैसे हैं, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, तो उन सब चीज़ों पे ये नज़र रखेंगे। और आरबीआई का एक सर्कुलर है जिसमें बताया गया है कि जो एग्जिम बैंक है उसने मालदीव्स को लोन दिया है $100 मिलियन। बहुत सारे लोन हम मालदीव को दे चुके हैं, तो उसमें जो लेटेस्ट लोन हमने दिया 16 फरवरी का ये सर्कुलर है, इसमें बताया गया कि हमने एग्जिम बैंक ने $100 मिलियन का एक लोन जो है वो मालदीव को दिया है। अभी अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करा है QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन तो जिससे सामान निकलता है उसे वेंडिंग मशीन बोलते हैं। मान लो आपको सिक्के चाहिए, आपको कॉइन चाहिए, तो आप क्या करते हो? अभी अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि आप अपने बैंक में जाओ, उस बैंक में जो है आप नोट दो और बदले में वो आपको सिक्के दे देते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये हर कोई करता है। ठीक है, लेकिन एक कंसर्न ये है कई बार ये नोट नकली होते हैं, तो वो ये बढ़ रहे थे, तो ये जो है एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आ गया है QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन। इसमें क्या होगा? इसमें आप मशीन लगी होगी, उसमें QR कोड होगा, वहाँ QR कोड से यूपीआई से पेमेंट कर दो। मान लो आपने 5,000 रुपये की पेमेंट यूपीआई से कर दी, वो आपके यूपीआई से कट जाएगा और 5,000 रुपये के बराबर सिक्के मशीन से निकल जाएंगे। बहुत आसान है, इसमें कोई फेक करेंसी नोट या उसका कोई सवाल ही नहीं है। तो आप आपके यूपीआई वॉलेट में जो पैसा है बेसिकली आप उसको कॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो 12 शहरों में ये मशीन लगाई जाएंगी पहले चरण में। ठीक है, पहले चरण में ये 12 शहरों में लगाई जाएंगी। यहाँ पे कस्टमर को कोई करेंसी नोट वगैरह नहीं चाहिए, बल्कि वो यूपीआई से पेमेंट करके, QR कोड से पेमेंट करके जो है वो कॉइन्स निकलवा पाएगा। तो 12 शहरों में 19 लोकेशंस पे, टोटल 12 शहरों में 12 सिटीज़ में ये मशीन लगाई जाएंगी। ये जगह जगह लगाई जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन वगैरह पे लगाई जाएंगी, जिससे लोग हैं उन्हें सिक्के आसानी से मिल जाएं। इनमें से कौन सा मंत्रालय है या संगठन है जिसने अनाउंस करा है कि वो डिजिटल पेमेंट उत्सव लॉन्च करेगा? डिजिटल पेमेंट उत्सव तो ये करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसने अनाउंस करा है कि ये डिजिटल पेमेंट उत्सव लॉन्च करेगा, और ये बेसिकली कई जगह पे होगा, जैसे कि लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु इत्यादि।
तो डिजिटल पेमेंट उत्सव डिजिटाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये करवाया जाएगा। इनमें से पहली भारत की सिविक बॉडी कौन सी है जिसने ग्रीन बॉन्ड इशू करे हैं? ग्रीन बॉन्ड होते हैं कि आप इन बॉन्ड को इशू करके लोगों को पैसा दोगे फिक्स्ड, जिन्होंने भी इन्वेस्ट करा है, और उस पैसे को आप किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में ही लगा सकते हो। तो ये इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। इन्होंने 244 करोड़ रुपए अभी लोगों से उठाए हैं, और जिस भी व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको 8.25% पर ईयर ब्याज मिलेगा, यानी कूपन रेट जो होगा बॉन्ड्स पे वो कितना होगा? 8.25%। और एक बॉन्ड की वैल्यू 1,000 रुपये होगी, और एक व्यक्ति मिनिमम 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है इन बॉन्ड्स में। तो इन्होंने एक जो पैसा इकट्ठा किया उससे एक 60 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया है, और इस सोलर पावर प्लांट से जो बिजली बनेगी उसको बेचकर ये प्रॉफिट कमाएगा इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा ब्याज के रूप में जिन्होंने इन्वेस्ट किया बॉन्ड्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कैनरा बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभी अभी कौन बना है? तो के सत्यनारायण राजू जो हैं वो अभी अभी कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। इनसे पहले थे एलवी प्रभाकर, अब बने हैं के सत्यनारायण राजू। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। इनमें से पहला WTO मेंबर कौन सा है जिसने एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड। एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी क्या है? ये जो एग्रीमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको लेकर, जो कि जनेवा में हुई थी स्विट्ज़रलैंड में। ये एग्रीमेंट ये कहता है कि हमें अगर इलीगल फिशिंग रोकनी है, जिसको IUU फिशिंग बोलते हैं। IUU मतलब इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड। अगर आपको इलीगल, अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोकना है तो आप मछुआरों को सब्सिडी देनी बंद कर दीजिए। लेकिन भारत ये नहीं कर सकता। भारत ने तो बल्कि बहुत बड़े टारगेट रखे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ये सब हमारे टारगेट हैं बड़े बड़े। हम मछुआरों को सब्सिडी देना बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये एग्रीमेंट ये कहता है कि आपको फिशरी सब्सिडी देनी जो है वो बंद करनी चाहिए, जिससे आप इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड फिशिंग को रोक सकें। तो भारत इसको साइन नहीं करेगा, भारत ने क्लियर कर दिया था। तो स्विट्ज़रलैंड ने इसको अभी अभी साइन किया है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट सर्विस जो है वो लॉन्च करी है? ये पहली भारत की फिनटेक कंपनी है जिसने क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट सर्विस लॉन्च करी है। तो ये करी है फ़ोनपे ने। क्रॉस बॉर्डर मतलब विदेशों में। आप जानते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में अब UPI चलता है मर्चेंट आउटलेट्स के ऊपर, जैसे UAE, सिंगापुर, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान वगैरह वहाँ पे चलता है। तो आप डायरेक्ट पेमेंट जो है फ़ॉरेन करेंसी में कर पाएंगे फ्रॉम इंडियन बैंक्स। जैसे आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से करते हैं, वैसे ही डायरेक्ट पेमेंट आप फॉरेन करेंसी में कर पाएंगे फ्रॉम अपने इंडियन बैंक से। तो ये फ़ोनपे ने अलाउ कर दिया है। वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ा शेयर होल्डर अब कौन बन गया है? तो ये भारत की सरकार बन गई है। तो आंसर है यूनियन गवर्नमेंट। कैसे? देखो, वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर कर्ज था 16,000 करोड़ रुपए का, ये वो चुका नहीं पाई। तो इसके बदले जितनी हिस्सेदारी थी वो कंपनी में भारत सरकार ने ले ली। तो रफली 33% भारत सरकार ने ले लिया। तो भारत सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई है वोडाफोन आइडिया में। दूसरे नंबर पे वोडाफोन ग्रुप सबसे बड़ा हिस्सेदार बन गया है। इसकी शेयर होल्डिंग अब हो गई है 28.5%। आदित्य बिरला ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग है वो 17.5% इसमें है। तो आप देख सकते हैं। तो भारत सरकार की एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी सरकारी कंपनियां हो गई हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड हो गई है, MTNL है, और अब वोडाफोन आइडिया में भी, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भारत सरकार की इस कंपनी में है। भारत ने कौन से कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 3 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत? ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ये बनाए हैं। ये अप्रैल 2022 में हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया था ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने के लिए। तो हम सब मिलकर बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे, जैसे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिजिलियंट वैल्यू चेन वगैरह। इन सब पे हम मिलकर काम करेंगे। और यूरोपियन यूनियन ने ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल सिर्फ USA के साथ बनाया है। तो हम दूसरे हैं जिनके साथ यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को सेटअप किया है। इनमें से कौन से बैंक ने NIIT के साथ पार्टनरशिप करी है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ये एक बहुत बड़ा पूल बनाएंगे स्किल्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफेशनल्स का। आजकल की डिजिटल बैंकिंग में वर्चुअल जो
रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं उनकी नीड काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो HDFC बैंक इनको इस प्रोजेक्ट को फंड करेगा। HDFC बैंक का प्रोजेक्ट है लेकिन ट्रेनिंग देगा NIIT। अभी अभी ये इन्फॉर्म किया गया कि टोटल भारत में जो फिजिकल और डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस हैं PIDF योजना के तहत, यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उनकी संख्या है 1.87 करोड़। PIDF स्कीम किसने लॉन्च की थी? PIDF स्कीम जो है ये RBI ने लॉन्च करी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो क्या है ये स्कीम? देखिए, एक होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और एक होता है वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाते हैं, माइक्रो ATM वगैरह लगाते हैं, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आप एक QR कोड वगैरह लगाते हैं तो वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो हमारे टीयर जो छोटे शहर हैं बेसिकली, ख़ास तौर पे वहाँ पे फोकस है। तो उसमें जो लोग, अब आप किसी, मान लो किसी पर्सन से कहोगे कि आप, रेडी वाले से कहोगे या ठेले वाले से कहोगे कि आप जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगा लीजिए, तो वो कहाँ से पैसा लाएगा? तो RBI जो है वो सब्सिडी देगी उस पर काफ़ी ज़्यादा। तो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। ये कब स्टार्ट की गई थी? 1 जनवरी 2021 को PIDF स्कीम स्टार्ट की गई थी 3 साल के लिए। और PIDF की फुल फॉर्म क्या होती है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा फंड है जो RBI ने बनाया था, और इसमें प्राइवेट कंपनियां वगैरह जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रीब्यूट पैसा कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये कहा कि जो बहुत ही छोटे शहर हैं, यानी जो Tier 3 से लेकर Tier 6 तक के जो शहर हैं, या जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न शहर हैं, आप वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है उन सबको लगाने के लिए सब्सिडी दीजिए। बाद में फिर इसमें एक चेंज किया गया कि जो बड़े शहर भी हैं Tier 1 और Tier 2, उनमें जो स्ट्रीट वेंडर हैं, स्वनिधि योजना के तहत जो काम कर रहे हैं, स्वनिधि योजना में लोन मिलता है, 10,000 रुपये कल मिलता था, तो अब मैक्सिमम जो लोन है उसमें 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया है, अगर सही समय पे पेमेंट हो तो उनकी भी आप हेल्प करिए, राइट। और इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, इनको स्पेशल फोकस एरिया डिक्लेयर किया गया था 9 जून 2022 को। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना पैसा है PIDF फंड में। ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ये 31 दिसंबर तक के हैं। तो टोटल इसमें 788 जो करोड़ रुपीज़ है वो इसमें अभी पड़ा हुआ है। 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था इसमें पैसा, बाकी कुछ खर्च भी हुआ है। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी पैसा डाला है, ऑथोराइज कार्ड नेटवर्क ने भी डाला है, कार्ड इशूइंग बैंक्स ने भी डाला है, स्पॉन्सर बैंक ने भी डाला है। तो इसमें पैसा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आप कि फिजिकल डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस कितने। फिजिकल डिवाइस में आ जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, GPRS, PSTN, ये सब आ जाते हैं फिजिकल डिवाइसेस। और डिजिटल डिवाइसेस में आ जाते हैं UPI, QR, भारत QR वगैरह, ये सब। तो Tier 3 और 4 सेंटर में फॉर एग्जांपल 2 लाख से ज़्यादा फिजिकल डिवाइस और 62 लाख से ज़्यादा डिजिटल डिवाइस। Tier 5 और 6 सेंटर में स्पेशल फोकस एरियाज़, मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। फिर Tier 1 और 2 में जो PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर है उनकी भी हेल्प की जा रही है, ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हैं लगभग 1,82,00,000 यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ डिजिटल डिवाइस लग चुके हैं PIDF में, और 4,85,000 जो है फिजिकल डिवाइस लग चुके हैं PIDF में। भारत सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अपना कितना रखा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, अगले साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 51,000 करोड़ रुपए का इन्होंने रखा है। और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए कितना रखा था? इनिशियली रखा था 65,000 करोड़, बजट में इसको कम करके कर दिया गया 50,000 करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए है 51,000 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए है 50,000 करोड़। ये है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। अभी अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्रधानमंत्री की, उसका मेंबर कौन बना है? तो इसके मेंबर जो हैं, पहले संजीव सन्याल थे, अब बनी हैं शमिका रवि। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मेंबर पहले संजीव सन्याल थे, चेयरमैन भी वही हैं विवेक देवरॉय, और इसमें कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक मुद्दों पे सलाह देती है, और इन्होंने एक इंडेक्स भी निकाला था जिसको पुदुचेरी ने टॉप किया था, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। शमिका रवि इज़ द आंसर। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में भारत सरकार ने 477 करोड़ 25 लाख रुपए अप्रूव करे हैं। इसे कौन सा मिनिस्ट्री चलाता है? इसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो स्टार्टअप्स होते हैं, सीड फंडिंग क्या होती है? सीड फंडिंग होती है कि जो स्टार्टअप है बिल्कुल नया, जब बिजनेस आइडिया लेकर आपके पास आता है तो उसे जो एकदम सबसे पहली इन्वेस्टमेंट मिलती है उसे सीड फंडिंग कहा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक फंड बनाया था, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड।
तो उसमें से ये इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर। इज़ दैट क्लियर? तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये स्कीम 16 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई थी और 4 साल के लिए लॉन्च की गई थी DPIIT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और इसमें 477 करोड़ रुपीस और अभी भारत सरकार ने ऐड करे हैं। इनमें से पहला इंडियन रिटेलर कौन सा है जिसने जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रूपी रिटेल, CBDC रिटेल, उसको अपनाया है? तो ये है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल है, इनका जो स्टोर है फ्रेश पिक मुंबई में, वहाँ पे इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और इन्होंने ये पहले हैं जिन्होंने CBDC रिटेल को अपनाया। आप CBDC की मदद से रिलायंस रिटेल में जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, उन्होंने MOU साइन करा है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ये टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोलैबोरेट करेंगे। तो याद रखिए, ये CII के साथ करा है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसमें ये कोलैबोरेट करेंगे। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट आया है बजट के अंदर। इसमें कितना डिपॉजिट अलाउड है महिलाओं को? तो निर्मला सीतारमन ने इसको अनाउंस करा है। ये वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है भारत सरकार की। तो इसमें 2 साल के लिए, यानी कि मार्च 2023 से मार्च 2025, 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आप 2 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 7.5% जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 लाख रुपए इज़ दी आंसर। ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। तो अगर कोई ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, तो इसमें पार्शियल विड्रॉल जो है वो भी थोड़ा बहुत अलाउड आपको होगा। तो ये है, ठीक है। 2 साल के लिए 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। 7.5% हेल्दी इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड आपको इसमें मिलेगा। और अभी और भी कुछ बदलाव किए हैं। वो क्या? जो मंथली इनकम अकाउंट स्कीम है MIAS, उसमें पहले आप जो इन्वेस्ट कर सकते थे वो सिर्फ 4.5 लाख रुपए थे। अब उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया है। ठीक है, सिंगल अकाउंट के लिए। और जो जॉइंट अकाउंट था, पहले उसमें 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते थे, अब आप 15 लाख तक इन्वेस्ट कर पाएंगे जॉइंट अकाउंट में। सिंगल अकाउंट के लिए कर दिया है 9 लाख और डबल या जॉइंट अकाउंट के लिए कर दिया 15 लाख। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पहले 15 लाख रुपए तक सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते थे, अब आप 30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर पाएंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना ब्याज मिल रहा है? अभी 8% मिल रहा है। यह रिवाइज हो जाएगा फिर से। ये 3 महीनों के लिए था, जनवरी, फरवरी और मार्च 2023। तो फिर अगले 3 महीनों के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में डिसाइड हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और MIAS में कितना मिल रहा है? जो मैंने मंथली इनकम सेविंग स्कीम बताई थी, इसमें 7.1% मिल रहा है। 7.1। किसान विकास पत्र में 7.2% मिल रहा है। अभी 120 महीनों में पैसा डबल होगा इस रेट पे। मैच्योरिटी पीरियड किसान विकास पत्र में मनी डबल हो जाती है मैच्योरिटी पे। सुकन्या समृद्धि में मिल रहा है 7.6%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके हिसाब से भारत का GDP कितना ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 23 में? तो इनके हिसाब से जो हमारा GDP ग्रो करेगा वो 6.1% करेगा। पहले ये बोल रहे थे 6.8, लेकिन कम कर दिया है, 6.1 कर दिया है। ठीक है, 2023 में। और 2024 में कितना करेगा? 6.8%। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने रेकमेंड करा है LIC में 2 जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो और बने हैं, M जगन्नाथ और तबलेश पांडे। तो कितने मैनेजिंग डायरेक्टर हैं LIC में? LIC में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आंसर है 4। ठीक है, आंसर है 4। अभी जो 2 नए बने हैं, M जगन्नाथ और तबलेश पांडे, और जो पहले से हैं वो कौन है? तो 2 रिटायर हुए हैं। एक तो राजकुमार रिटायर हुए हैं और एक जो BC पटनायक हैं वो रिटायर हुए हैं। BC पटनायक। तो 2 और कौन हैं? एक तो हैं मिनी ईपे और एक हैं सिद्धार्थ मोहंटी। ये 4 लोग हैं जो LIC में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक LIC में मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा एक चेयरमैन भी होता है जो MR कुमार हैं। तो आपको बताना है कि अप्रैल से दिसंबर का जो 9 महीने का टाइम था, इसमें भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा रहा? तीसरा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा रहा, US नंबर 1 पे था, UAE नंबर 2 पे था, तीसरा था नेदरलैंड। हमने नेदरलैंड में ज़बरदस्त एक्सपोर्ट किया है, तो ये ध्यान रखिए। नेदरलैंड, राइट आंसर है नेदरलैंड। और बहुत सारी नेदरलैंड की कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं, जैसे फिलिप्स, जैसे शेल, राइट, जैसे एक्जो नोबेल। तो ये सब भारत में काम करती हैं।
डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दिया सितंबर के लिए? तो सितंबर 2022 में ये रिलीज़ किया गया, तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, तो आंसर है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मार्च 2018 को बेस बनाया गया और उसमें था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 100, और उसके बाद उसके कंपैरिजन में फिर ये रिलीज़ किया जाता है। तो मार्च 2019 में किया, फिर सितंबर, तो मार्च और सितंबर में रिलीज़ होता है ये मेनली। और आप देख सकते हैं लगातार बढ़ा है ये, यानी कि भारत में डिजिटल पेमेंट लगातार बढ़े हैं। और ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, ये पहली बार आरबीआई ने कब लॉन्च किया था? 1 जनवरी 2021, लेकिन इसमें मार्च 2018 को बेस बनाया गया था। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भारत का जो डिजिटल एडॉप्शन रेट है वो सबसे ज़्यादा है, 87%। हमारा जो फिनटेक एडॉप्शन रेट है भारत में वो कितना है? 87%। दुनिया में 64% है, भारत में 87% है। और ये इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? तो ये जो इंडेक्स है इसमें ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है। पेमेंट एनेबलर का वेटेज होता है 25%। फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक सप्लाई साइड और एक डिमांड साइड। सप्लाई साइड वाले का है 15%, डिमांड साइड वाले का है 10%। फिर पेमेंट परफॉर्मेंस, इसका वेटेज होता है 45%, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इसका वेटेज होता है 5%। तो ये हो गया टोटल 100%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने अप्रूव करा है $4.7 बिलियन का जो सपोर्ट है कौन से कंट्री को? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ये पैसा देगा वो किसको देगा? वो बांग्लादेश को देगा। तो आंसर है बांग्लादेश, वहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी अभी कौन सी कंपनी है जिसने एम कलेक्ट रीपोजेशन मॉड्यूल लॉन्च करा है बैंक और एनबीएफसी के लिए? ये लॉन्च करा है मोबीक्यूल ने। एम कलेक्ट रीपोजेशन मॉड्यूल, ये बेसिकली क्या है? डेट कलेक्शन और रिकवरी प्रोडक्ट है एक तरह का। अभी अभी येलो बॉन्ड लॉन्च किए हैं सेबी ने, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? येलो बॉन्ड रिलेटेड हैं, नाम से ही पता चल रहा है। येलो क्या चीज़ है जो येलो होती है, और क्या चीज़ है जो ब्लू होती है? तो 2 बॉन्ड लॉन्च किए हैं। येलो बॉन्ड सोलर पावर के लिए, यानी जो इन बॉन्ड में पैसा इकट्ठा होगा वो सोलर पावर में खर्च होगा, ठीक है? तो वो होगा येलो बॉन्ड। और अगर वो पैसा खर्च होता है, मान लीजिए वाटर मैनेजमेंट, या जैसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, या मैरीन सेक्टर में, तो उसको नाम दिया गया है ब्लू बॉन्ड्स, उसको नाम दिया गया है ब्लू बॉन्ड्स, राइट? तो ये ध्यान रखिए। एक वर्ड कई बार आप और सुनेंगे जिसका नाम है ग्रीन वॉशिंग। आपने ग्रीन बॉन्ड सुने होंगे। ग्रीन बॉन्ड वो होते हैं जो किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी या एनवायरमेंट, बेसिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होना चाहिए, उनको ग्रीन बोल देते हैं। अब ग्रीन वालों में प्रॉब्लम क्या आती है? ग्रीन बॉन्ड में प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सी चीज़ ग्रीन प्रोजेक्ट है ये समझ में नहीं आता, इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। कई बार कंपनी बेवकूफ़ बना देती है, क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम पे बहुत सारी सब्सिडी मिल जाती हैं, बहुत सारे स्कीम का फ़ायदा मिल जाता है, तो कंपनियां बेवकूफ़ बना देती हैं कि हमने जो ये बॉन्ड से पैसा इकट्ठा करा है ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए किया है, तो इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। इसलिए बेटर ये है कि ग्रीन बॉन्ड को आप कैटेगराइज कर दो, जैसे ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड वगैरह, तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी है कंपेयर टू ग्रीन बॉन्ड, ठीक है ना? क्योंकि आप सोलर पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी ग्रीन बॉन्ड ही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, लेकिन और स्पेसिफिक बना दो कि येलो बॉन्ड। ऐसे ही मैरीन सेक्टर में, वाटर मैनेजमेंट में, तो वो ब्लू बॉन्ड। तो अब ग्रीन बॉन्ड की अलग अलग तरह की वैरायटी जो है वो देखने को मिल रही हैं। इनमें से कौन से बैंक ने भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप बनाया है जिसमें 3 वी हैं? वॉइस, विजुअल और वर्नैकुलर एनेबल्ड फीचर। ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी रीडिंग या राइटिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है, बहुत लिमिटेड है। तो ये किसने लॉन्च किया है अभी अभी? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, और इस ऐप का नाम है हेलो उज्जीवन। हेलो उज्जीवन। अभी अभी जूनो जनरल इंश्योरेंस जो है, ये किसने अपना नाम बदल लिया है, और इसने अपना जो नया नाम रखा है वो है जूनो। तो एडलवीस जनरल इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर जूनो जनरल इंश्योरेंस जो है वो रख दिया है, नाम इन्होंने चेंज कर लिया है। चाइना का जो अलीबाबा ग्रुप है, उन्होंने पेटीएम कंपनी में अपना 3.1% हिस्सा बेच दिया है, क्योंकि पेटीएम के शेयर बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत लंबे समय से ये इन्वेस्टेड है, इनको कोई ग्रोथ या रिटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो पहले तो जापान की सॉफ्टबैंक कंपनी ने अपना 4.5% हिस्सा बेचा पेटीएम में, और अब चाइना की अलीबाबा कंपनी ने 3.1% हिस्सा बेचा है। सॉफ्टबैंक जापान की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट और टेलीकॉम कंपनी है सॉफ्टबैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसने सोनाटा फाइनेंस कंपनी को पूरी तरह से खरीद लिया है, 100% खरीद लिया है। ये एक माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, यानी एनबीएफसी एमएफआई कैटेगरी में आती है।
इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है ऑफलाइन पे? इसमें ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट अपने कस्टमर और मर्चेंट के लिए ये क्रंच फिश डिजिटल कैश एबी के साथ मिलकर इसने करा है। कहने का मतलब ये है जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, इंटरनेट नहीं आता, वहाँ पे भी इससे पेमेंट हो पाएंगी। तो ऑफलाइन पे को अभी अभी किसने लॉन्च किया है? ऑफलाइन पे को HDFC बैंक ने लॉन्च करा है। तो आंसर है HDFC बैंक। क्रंच फिश डिजिटल कंपनी के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च किया है, राइट। तो अभी तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में चल रहा है RBI के, बाद में प्रॉपर मार्केट में जो है ये आ जाएगा। और इसमें 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन में 200 रुपये तक का अमाउंट हो पाएगा। अभी अभी कौन सी कंपनी ने भारत का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सोल्यूशन बनाया है को लैंडिंग के लिए, जिसका नाम रखा है कोलैंड? कोलैंड। तो ये किसने शुरू करा है? ये कैश फ्री पेमेंट ने करा है। HDFC बैंक ने अपना लगभग 10% हिस्सा बेच दिया है सॉफ्ट शेल टेक्नोलॉजी में, लगभग 10 करोड़ रुपए में। ठीक है, इनका 9.95% हिस्सा था इस कंपनी में, इन्होंने 9.94 करोड़ में उसे बेच दिया है। पहली कंपनी भारत की कौन सी है जिसने UPI को फॉरेन नेशनल जो विजिट कर रहे हैं इंडिया उनके लिए अलाउ कर दिया है? मैंने आपको बताया था G20 कंट्रीज़ वगैरह के लोग अगर इंडिया में आएंगे तो उनको UPI पेमेंट अलाउ कर दी है। तो ये कौन सी कंपनी ने करा है? तो ये EBIX कैश ने करा है। तो आंसर है EBIX कैश। ये अमेरिका की एक कंपनी है EBIX। तो ये पहली कंपनी है इंडिया में जिसने UPI ट्रांजैक्शन जो फॉरेन नेशनल्स इंडिया में विजिट कर रहे हैं उनके लिए किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तीसरी ब्रांच खोली है स्टार्टअप्स के लिए। कहाँ पे? ये डेडिकेटेड ब्रांच है, स्टार्टअप्स को फंडिंग देना, स्टार्टअप्स को लोन देना। तो ये इन्होंने ओपन करी है गुरुग्राम में। तो आंसर है गुरुग्राम। इनकी जो पहली ब्रांच थी स्टार्टअप्स के लिए वो कोरमंगला में खुली थी 2022 अगस्त में, और दूसरी फिर खुली थी चेन्नई में। तो कोरमंगला पहला था, बेंगलोर में है कोरमंगला, और चेन्नई दूसरा है, और तीसरा है गुरुग्राम। इनमें से कौन से बैंक ने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसका नाम है अर्जुन, और एक लीगल केस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है माई केस? अर्जुन की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड रिमोट जंक्शन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स अंडर स्ट्रेस्ड एसेट्स को मॉनिटर करने के लिए ये दोनों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च करें। तो आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमारा GST कलेक्शन जनवरी के महीने में कितना रहा? जनवरी के महीने में हमारा GST कलेक्शन 1.55 लाख करोड़ रहा, जो सेकंड हाईएस्ट है एवर। सबसे हाईएस्ट कलेक्शन जो GST का हुआ था अप्रैल 2022 में हुआ था, राइट। वो आप जानते ही हैं कितना हुआ था, 1.68 लाख करोड़। तो ये दूसरा सबसे हाईएस्ट GST कलेक्शन है जो हमने किया है। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने जो रानी एलिजाबेथ का फोटो है $5 के बैंक नोट पे उसको रिप्लेस कर दिया है? तो याद रखिए ये ऑस्ट्रेलिया ने करा है। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और इसकी बजाय अब वो अपने जो इंडिजिनस पीपल हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, स्थायी नागरिक, उनकी फ़ोटो अब वो वहाँ पे लगाएंगे। क्वीन की फ़ोटो हटा के वो अब किंग चार्ल्स की फ़ोटो नहीं लगाएंगे। इनमें से कौन सा बैंक है पहला जिसने UPI लाइट लॉन्च किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक है जिसने UPI लाइट फीचर लॉन्च किया है। UPI लाइट से आप एक बार में 200 रुपये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आपका जो UPI लाइट वॉलेट है उसमें किसी भी मोमेंट पे 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2000 रुपये आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, और 2000 रुपये आप वॉलेट में दिन में 2 बार ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और एक बार में लेकिन आप सिर्फ 200 रुपये के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अभी अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पीस प्रोजेक्ट के तहत $2.5 बिलियन का जो लोन है वो यूक्रेन को दिया है? तो ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने। आंसर है वर्ल्ड बैंक। पीस प्रोजेक्ट क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एंड्योरेंस इन यूक्रेन। यानी इसमें जो यूक्रेन का बजट आया है, जैसे किसी भी कंट्री का बजट आता है तो वहाँ पे जो सरकारी खर्चों के लिए पैसा दिया है वो है $2.5 बिलियन। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? भारत में अब बहुत सारे नगर निगम हो गए हैं। इनफैक्ट अभी 28 म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं भारत में जो 10 इशूअर्स ने इशू किए हैं, जिनकी अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, AA रेटिंग के हैं जो। तो इनको आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये NSE इंडाइसेस लिमिटेड ने लॉन्च किया है भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, और ये एक वर्कशॉप हुआ था सेबी का म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज़ के ऊपर बेंगलोर, वहाँ पे लॉन्च किया था। तो बेसिकली ये बेंचमार्क का काम करेगा, आपस में म्युनिसिपल बॉन्ड्स का जो परफॉर्मेंस है उसे ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेगा। इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिसे फाइनल अप्रूवल मिल गया है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसे सेटअप कर सकता है? सेबी ने ये अप्रूवल दे दिया है। ये अप्रूवल किसे मिला है? अभी अभी ये अप्रूवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मिला है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? यहाँ पे 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड इशू किए जाते हैं,
और इनमें एक आपको कोई ब्याज नहीं मिलता और इनफैक्ट आपको प्रिंसिपल भी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरह से डोनेशन आप कर रहे हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओज़ वगैरह को, जिससे पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। एक इंपॉर्टेंट बात, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, आपको उस पर मिनिमम 1 करोड़ रुपए का जो जो कंपनियां हैं, जो एनजीओज़ हैं या एनपीओ हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें 1 करोड़ रुपए मिनिमम रेज करने पड़ेंगे। यानी जो मिनिमम इशू साइज़ होगा वो 1 करोड़ होगा। और अगर कोई पर्सन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जो ये इशू करते हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो मिनिमम 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी जो आपका मिनिमम एप्लीकेशन साइज होगा वो होगा 2 लाख रुपए। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 9 पॉइंट क्रिप्टो एक्शन प्लान लॉन्च किया है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है कंट्रीज़ को बचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री था एल सल्वाडोर, इसने क्या किया, बिटकॉइन को लीगल करेंसी बना दिया और इस वजह से इसके फॉरेन जो एसेट्स हैं, मतलब जो इसके फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स वगैरह वो सब काफ़ी कम हो गए हैं, काफ़ी नुकसान इसकी इकोनॉमी को झेलना पड़ा है। तो इस तरह से 9 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है जिससे आप अपने कंट्री को क्रिप्टो करेंसी से बचा सकते हैं। कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन करा है लुलु हाइपर मार्केट के साथ? ये मिलेट्स को प्रमोट करेंगे जीसीसी कंट्रीज़ में, यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो कंट्री हैं उनमें, जैसे यूएई वगैरह इन सब में। तो लुलु हाइपर मार्केट बहुत बड़ी स्टोर्स होते हैं, रिटेल हाइपर मार्केट चेन है और भारत के ही एक व्यक्ति ने जो है ये स्टार्ट की थी। तो एपेडा ने इनके साथ एग्रीमेंट करा है, तो आंसर है एपेडा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस कंट्री का मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया है? एफएटीएफ कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वगैरह में रखती है डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम किया कि नहीं। अभी साउथ अफ्रीका को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है अभी अभी। तो याद रखिए, बात हो रही है पाकिस्तान की, और एफएटीएफ का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रपोज करा है कि वो 5 साल में 20 से 25 बिलियन डॉलर का लोन इंडिया को देगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु साकावा भारत आए थे, यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी से वो मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि अगले 5 साल में वो इंडिया को अच्छा खासा लोन देंगे, 20 से 25 बिलियन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है वो किसे नॉमिनेट किया है? इनका नाम है अजय बांगा, मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ ये रह चुके हैं। अभी अभी कौन सी भारत की कंपनी है जिसे नंबर 1 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला है? ये कंपनी है एनटीपीसी। और आपको बता दूं, भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है इंडिया में 24% में कंट्रीब्यूशन रहा है एनटीपीसी का, राइट, 24%। यानी भारत की 1/4 बिजली बनाई है एनटीपीसी ने। भारत की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है एनटीपीसी, तो इसे ये अवार्ड मिला है। स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा इसे अवार्ड मिला है। अर्नेस्ट एंड यंग ईवाई ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ये साजन जिंदल को दिया है। जिंदल स्टील कंपनी ग्रुप के ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। पहले इंडियन हैं जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ये पुणे में हुआ, इसको कौन से मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑर्गेनाइज करवाया। इसका थीम था एशिया एंड द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। एशिया एंड द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है एक यूरिन बेस्ड ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस को करने के लिए? यानी यूरिन से ही पता चल जाएगा कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। तो ये आईआईटी मद्रास टेक्नोलॉजी देगा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। यूपीआई और पे नाउ इंटीग्रेट हो गए हैं आपस में। आपको बताना है पे नाउ जो है ये कौन से कंट्री का पेमेंट सिस्टम है? पे नाउ सिंगापुर का पेमेंट सिस्टम है, तो आंसर है सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर के बीच में अब जो सीमलेस पेमेंट हो पाएगी, आप यूपीआई से किसी पर्सन को सिंगापुर में पेमेंट भेज पाएंगे। पहले वो यूपीआई पे जाएगा, फिर वो पे नाउ पे जाएगा और पर्सन के पास पेमेंट पहुंच जाएगी। तो पे नाउ जो है वो सिंगापुर का है। नीति आयोग के सीईओ नए कौन बने हैं? पहले परमेश्वरन अय्यर थे और अब बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, तो आंसर है ऑप्शन बी। और बीवीआर सुब्रमण्यम ने रिप्लेस करा है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर कहाँ गए फिर? ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं उनके हेडक्वार्टर में। और ये नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे। मास्टर कार्ड और एक्सेस ने मिलकर, एक्सेस मतलब एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, 2 कंपनियां हैं ये, इन्होंने मिलकर भारत में मंडी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, यानी मेन स्ट्रीमिंग एग्रीकल्चर थ्रू नेटवर्क्स एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ये कहाँ पे किया है? ये असम में करा है। इसमें वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन जो हैं उन्हें मजबूत बनाएंगे। कौन सी कंपनी ने अपना नाम बदल के रख लिया है वर्सुनी? तो ये कंपनी है फिलिप्स, नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है वर्सुनी। सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स आया, इसमें इंडिया का क्या रैंक था? ये जो इंडेक्स दिया इसमें नंबर 1 कंट्री कौन सा था? पहले तो ये याद रखिए,
तो इसमें जो नंबर 1 कंट्री है आप देख सकते हैं वो है जापान, और इंडिया का जो रैंक है वो है इसमें 47, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर है 47। इंडिया का रैंक है इसमें 47। पिछले साल हम 46 नंबर पे थे। इस इंडेक्स को OECD ने दिया है, जो अगेन पेरिस में हेडक्वार्टर है। OECD की जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है उनका नाम है क्लेयर लोम्बार्डेली। एक और इंडेक्स आया है नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कंटेक्स्ट इंडेक्स, इसको दिया है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर ने। इसमें इंडिया का क्या रैंक है? इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 UAE है, नंबर 2 सऊदी अरेबिया है, नंबर 3 पे ताइवान है, और नंबर 4 पे इंडिया है, नंबर 5 पे नेदरलैंड है। तो हमारा जो रैंक है इसमें वो है 4th। अभी अभी फिक्की के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की कब बना था? 1927 में ये बना था। ये बने हैं शैलेश पाठक। शैलेश पाठक। पहली G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग कहाँ पे हुई? यानी कि G20 कंट्रीज़ के जो वित्त मंत्री हैं और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं वो कहाँ पे मिले? तो ये दोनों जो हैं बेंगलोर में मिले थे। तो आंसर है बेंगलोर। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा है। तो जुलाई से जून पूरा एक साल का डेटा है ये। जुलाई 2021 से जून 2022 तक भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 4.1% अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसको रिलीज कौन करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.1 में जो हमारा अर्बन रेट है और रूरल रेट है वो कितना कितना था, राइट। तो हमारा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% और जो हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6.3%। एजोचैम के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी अभी? एजोचैम जो है, एजोचैम आप जानते ही हैं, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं संजय नैयर। तो आंसर है संजय नैयर। एजोचैम कब बना था? 1920 में ये बना था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रेसिडेंट है इसके सुमंत सिन्हा, जो रिन्यू पावर कंपनी के चेयरमैन हैं। अभी अभी डिजिधन अवार्ड हुए, उसमें प्रतिष्ठा अवार्ड किसे मिला है? प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला है कर्नाटका बैंक को। इनका जो डिजिटल इनिशिएटिव है KBL नेक्स्ट उसका नाम है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। इनका एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है KBL विकास। KBL विकास, इस सब के लिए इन्हें ये मिला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का नाम है KBL विकास और जो इनका प्लेटफॉर्म है वो है KBL नेक्स्ट। आपको बताना है कि जो तीसरा क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 23 का, यानी कि सितंबर के बाद वाला जो क्वार्टर था, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तीसरा क्वार्टर, ये 3 महीने, इनमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ कौन से बैंक में देखने को मिली? लोन ग्रोथ। लोन ग्रोथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र नंबर 1 था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 21.67% की जो ग्रोथ है जो लोन में एडवांसेस में वो देखने को मिली, ठीक है। दूसरे नंबर पे था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करूं तो डिपॉजिट ग्रोथ जो थी वो बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे ज़्यादा थी, 14.5% इन द थर्ड क्वार्टर। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें भी दूसरे नंबर पे था, 13.48%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया है। रिलायंस कैपिटल जो है उसमें डेट रिडन कंपनी है रिलायंस कैपिटल, तो उसमें उसके रिलेटेड एडवाइस करने के लिए इस कंपनी का क्या किया जाए, कैसे चलाया जाए, तो इसके लिए फिर चेयरमैन कौन होगा? तो ये जो पैनल ऑफ एडवाइज़र हैं इसमें इन्होंने अपॉइंट किया है अभी अभी मिस्टर विक्रमादित्य सिंह खींची को। रुपे क्रेडिट कार्ड UPI में पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है जिसने एनेबल करा है? रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI प्राइवेट पूछा है तो ये है HDFC बैंक, ये पहला है जिसने एनेबल करा है रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI पे। और PFRDA ने ये कहा है कि जो हमारा पेंशन जो सेटलमेंट टाइम है हमारा NPS में वो T+4 था, अब इसको कर दिया है T+2, ठीक है। T+2 हम फॉलो करेंगे रादर देन T+4। अभी अभी कौन सा हमारा बैंक है जिसने अलुवा कोची केरला में है, यहाँ पे 100 किलोवाट पावर का एक ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाया है? तो ये लगाया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पे है कोची केरला में। अभी अभी इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री है जिसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में NEFT और RTGS ट्रांजैक्शन कोड को एनेबल करा है? तो FCRA अकाउंट जो आपका होता है इसमें स्विफ्ट से पेमेंट आ जाता है, या तो किसी फॉरेन बैंक से या फॉरेन पर्सन कोई ट्रांसफ़र कर सकता है स्विफ्ट से, या इंटरमीडियरी इंडियन बैंक होते हैं जो NEFT RTGS कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन किसने दी है? ये गाइडलाइन अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अप्रूव कर दी है कि जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या होती है, ये योजना कौन चलाता है? तो ये योजना ईएसआईसी चलाता है। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत ये चलाई जाती है, ईएसआईसी के तहत चलाई जाती है ये। तो क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको 90 दिन की 50% सैलरी मिलती है। मान लो आपकी नौकरी चली गई, लेट से 31 मार्च आपका आखिरी दिन था, तो आपको 1 अप्रैल से लेके अगले 3 महीने अप्रैल मई जून 30 जून तक यानी 90 दिन की जो भी सैलरी आपकी बनती होगी, जो आपकी आखिरी सैलरी थी, ठीक है, उसका 50% सैलरी आपको 3 महीने तक मिलती है। इसको बोलते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग अभी अभी हुई, इसको किसने चेयर किया? इसको निर्मला सीतारमन ने चेयर किया। और इसमें क्या हुआ था? इस मीटिंग में एक तो ये डिसाइड हुआ कि जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल क्या है? अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप सरकार को बताइए, सरकार सुनेगी। 30 दिन के अंदर अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता या 30 दिन के अंदर आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता तो आप जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 2 चीज़ों पे जीएसटी कम कर दिया है। रैब मतलब गन्ने का जूस होता है, कंसंट्रेटेड गन्ने का जूस, उसमें जीएसटी पहले 18% लगता था। अब अगर आप उसे पैकेज करके बेचेंगे तो 5% और अगर खुला बेचेंगे तो 0 जीएसटी होगा। और पेंसिल शार्पनर पे जीएसटी 18% से कम करके 12% कर दिया। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पे रखा है? सीडी देशमुख के नाम पे रखा है। इन्हें भारत रत्न मिला था। ये पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर थे, महाराष्ट्र से थे। इन्हें भारत रत्न भी जो है मिला हुआ है। और ये कब से कब तक थे? 1943 से 1949 तक आरबीआई के गवर्नर थे और पहले इंडियन थे जो ये आरबीआई के गवर्नर बने थे। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वगैरह को बनने में भी इनकी काफ़ी बड़ी वो थी। इन्हें भारत सरकार ने मतलब काफ़ी सम्मानित किया, भारत रत्न दिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें सर की उपाधि दी जिसे नाइटहुड बोलते हैं। तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पे रखा जाएगा। ये था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो फरवरी का। मिलते हैं फिर मार्च के वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।